बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और भूगोल विषय के अंदर जो है हमारे 13वां अध्याय चल रहा था और उस अध्याय में हमने जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके अलावा जनसंख्या घनत्व जो है उसका गणितीय सूत्र हमने देख लिया था। जनसंख्या घनत्व के जो क्षेत्र हैं उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले, उन क्षेत्रों को जो है आज हमें देखना है। सबसे पहले आता है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। इसका जो विस्तार है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में है। उच्च घनत्व का जो क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में है। पश्चिम बंगाल और बिहार जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किसका है? बिहार का है। कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्थान किसका आता है? पश्चिम बंगाल का आता है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में इनका आता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व कितना होता है? 500 से अधिक व्यक्ति होते हैं। 500 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ऐसे जो हमारे राज्य हैं वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और इन चारों राज्यों को जो है किसमें सम्मिलित करते हैं? उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित करते हैं। इसका आधार क्या है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जिस क्षेत्र में रहते हैं वो जनसंख्या उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। यह देश का कृषि प्रधान और ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। देखो इन क्षेत्रों के अंदर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन चारों राज्यों की अगर हम बात करें तो आप 1 मिनट के लिए यूं समझिए, ये हमारा भारत है। ये भारत वाला हमारा है और इस भारत में थोड़ा सा एक मिनट से ऊपर कर देता हूँ इसको। ये भारत है, ये हमारे हिमालय पर्वत की स्थिति है। किसकी स्थिति है? हिमालय। ठीक, ये पर्वत हो गया। क्योंकि ये पर्वत है, यहाँ पे भौगोलिक जो है असमानता है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक, लेकिन जनसंख्या को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उच्चावच हो गए, संसाधन है, जलापूर्ति है, ठीक है, और इसके अलावा मैदानी भाग है, कृषि योग्य भूमि है, आदि कई सारे जो चीजें हैं, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहता है। अब ये उत्तर प्रदेश की, ये यहाँ पे हरियाणा की स्थिति है, ठीक है, मैदानी भागों में। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, फिर ये थोड़ा सा बिहार और पश्चिम बंगाल का लगभग वाला जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है। एक तो ये पर्वत पदीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वत पदीय, मतलब किस प्रकार के रूप में है? मैदान के रूप में। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आती है और बारिश होती है तो इस वर्षा का जो औसत है पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। ठीक है। पूर्व में जो वर्षा है वो क्या होती है? अधिक होती है, और जो हम पश्चिम में आते हैं तो वर्षा जो है इसकी मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है। तो एक कारण तो यहाँ मैदान है, दूसरा बारिश जो है यहाँ अच्छी होती है, तीसरा हिमालय से निकल कर आने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, गंगा, इस गंगा की सहायक और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के आने से जो है यहाँ पे उपजाऊ मैदान है और मिट्टी जो है वो किस प्रकार की उपजाऊ है, जल की आपूर्ति जो है वो क्या है? पर्याप्त है। संसाधन भी यहाँ पर है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का जमाव जो है क्या है?
अधिक रहता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आ गए? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार कुल जो 4 राज्य हैं वो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। यह देश का कृषि प्रधान बहुल ग्रामीण क्षेत्र है। समतल उर्वर मैदान है, यहाँ पे नदियों के द्वारा बहा कर लाई हुई यहाँ पर काप मिट्टी है। सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता के कारण यहाँ सघन आबादी मिलती है। दक्षिण भारत में मालाबार तट एवं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में उच्च घनत्व विद्यमान है। तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों में बागाती कृषि तथा कावेरी डेल्टा में गहन कृषि के साथ ही लघु गृह उद्योग के विकसित होने के कारण घनी आबादी मिलती है। तमिलनाडु, मालाबार और तमिलनाडु के जो तट है, देखिए ये हमारा प्रायद्वीप भारत वाला भाग है, ठीक है। तो ये जो तमिलनाडु वाला जो प्रदेश है इसको तो कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा कहते हैं? ठीक है। और इधर वाला जो भाग है इसे कहते हैं मालाबार। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आता है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत औसत क्या? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसके बाद आता है मध्यम वाला। तो मध्यम जो क्षेत्र है इसके अंदर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो इस क्षेत्र में आते हैं। ये उच्च तथा निम्न घनत्व के मध्य का जो संक्रमक अवस्था है ये होती है। उत्तरी भारत में उच्च घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में तथा छोटा नागपुर के पठार आदि मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर का पठार। ये वाले जो क्षेत्र हैं इन 5 क्षेत्रों के अंदर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जहां 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। घनत्व की विषमता तथा जल की कमी के कारण यहाँ कृषि अधिक विकसित नहीं हो पाई है। धरातल की जो विषमता है, धरातल क्या है? असमान है, समतल नहीं है, या पर्वत पठार ज्यादा है या पठारी भाग जो है उसके कारण, और जल की कमी के कारण यहाँ पर कृषि जो है विकसित नहीं हो पाई है। तीसरा जो क्षेत्र है वो हमारे निम्न घनत्व वाला क्षेत्र। और निम्न घनत्व वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे 300 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो है वो उत्तरी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय धरातल के कारण, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल के कारण जनसंख्या का जो है अल्प घनत्व मिलता है। इसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठारी एवं जनजातीय क्षेत्र, कर्नाटक के पूर्वी भाग एवं आंध्र के मध्यवर्ती भाग के भौतिक अवरोधों के कारण कृषि जो है अविकसित होने से विरल जनसंख्या पाई जाती है। कौन कौन से राज्य के अंदर है ये? एक तो है इसके अंदर उत्तर पूर्वी हिमालय के जितने भी राज्य हैं, जितना क्षेत्र है वो इसमें आता है। राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है जो मरुस्थल के रूप में है वो इसमें सम्मिलित होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो, और उड़ीसा इसके पठारी भाग जो है और जहाँ पे जनजातियां निवास करती है, संथाल और गोंड, भील जनजाति, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। कर्नाटक का पूर्वी भाग और आंध्र का मध्यवर्ती जो भाग है वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे कुछ भौतिक अवरोध हैं, पर्वतीय स्थिति भी है, पठार भी है, जल की आपूर्ति जो है वो कम है, नदियाँ यहाँ पर कम बहती है, इसलिए यहाँ जो है कृषि का अविकसित स्वरूप जो है वो पाया जाता है और जनसंख्या भी जो है इसकी वजह से कम निवास करती है। इसके बाद जो है हमारे टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि। सन 1871 में के पूर्व भारत में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं थे। भारत में प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में हुई। संपूर्ण भारत में नहीं पर कुछ प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ क्षेत्रों में की गई, लेकिन भारत में जनसंख्या की गणना का सर्वमान्य जानकारी जो है वो 1881 के उपरांत मानी जाती है। भारत में पहली बार जनसंख्या गणना का जो कार्य किया गया वो कब किया गया? 1875। जो संपूर्ण भारत में नहीं होकर कुछ क्षेत्रों में केवल प्रयोग के लिए किया गया, लेकिन भारत में क्रमिक रूप में या सही तरीके से हम बात करें, व्यवस्थित तरीके से पहली बार जनसंख्या की जो गणना हुई वो हुई 1881 में। ठीक है, तो भारत में जनगणना किस वर्ष हुई? उसका आंसर तो है 1872 में, लेकिन व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? उसका आंसर है 1875।
1881 ठीक है। और 1881 से लेकर 2011 तक निरंतर रूप से जनगणनाएं हो रही है, जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अब कब होगी? 2021 में जो है भारत में जनगणना होनी है। आगे चलें। इससे पूर्व विधिवत रूप से कोई जनगणना नहीं हुई है। संपूर्ण देश के लिए समान आधार पर जनसंख्या जो है उसका प्रथम पूर्ण गणना 1881 में संपन्न हुई। इसके उपरांत भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में लगातार संपन्न की जा रही है। मॉडलेट के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। सन 1850 के आसपास भारत में अनुमानित 15 करोड़ जनसंख्या थी और सन 1874-75 में एक संसदीय प्रपत्र में भारतीय जनसंख्या 23.8 करोड़ लिखी हुई है, उद्धृत है। 1881 ईस्वी के पूर्व जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत की जो संख्या है जनसंख्या वो 25 करोड़ थी और 1901 से 2011 तक की जनसंख्या जो है इस सारणी के अंदर दे रखी है। सन 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं में विभाजित हम कर सकते हैं कि कौन सी अवस्था के अंदर जनसंख्या बढ़ी, कौन सी के अंदर जो है जनसंख्या स्थिर रही, किसके अंदर जनसंख्या में कमी आई। ठीक है, इस प्रकार जो है हम इसे कई भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ सकते हैं। 1911 से 2011 तक की जनसंख्या जो है इसकी प्राकृतिक वृद्धि दर को प्रकट किया गया है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और आगे जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि की जो काल है, मंद वृद्धि का, तीव्र वृद्धि का, घटती वृद्धि का और इसकी जनसंख्या का, इसके जो 4 भाग हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।